आदाब आदाब नमस्कार। आज मुझे एक बार फिर अपने एडवर्टाइजिंग के गुजरे हुए कुछ दिन याद आ रहे हैं। यूं ही सोचा आप लोगों से भी बात कर लूं। यह दौर 78, 79, 80 के आसपास का है। मैंने 1977 में रेडियस एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की थी। आप में से ज़्यादातर लोग जो आज शायद एडवर्टाइजिंग में हैं, वो रेडियस एडवर्टाइजिंग का नाम शायद ना जानते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ब्रांड हम लोग उस वक्त हैंडल किया करते थे, जिन ब्रांड्स को हम लोगों ने बड़ी मेहनत से सींचा, उन नामों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कैसे कैसे काम किए। उनमें नाम है अमूल मिल्क चॉकलेट का, अमूल मिल्क पाउडर का, अमूल श्रीखंड का, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा का, फहरिस्त लंबी है वहाँ की। दूसरी तरफ मुड़ते हैं, वहाँ नाम है लिम्का, माजा मैंगो, बिस्लेरी क्लब सोडा। हमने मैगी से काफ़ी पहले रेडी टू ईट नूडल्स लॉन्च किया था पार्लेज के लिए। उसका ब्रांड नेम था बिस्का। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ग्लैक्सो, फेरिस्ट काफ़ी लंबी है। आज जिस क्लाइंट का नाम याद आ रहा है, वो एक बैंक है। हमने रेडियस में 2 बैंक के अकाउंट हैंडल किए। एक तो था सिटी बैंक, जो उस वक्त बहुत बड़े लोगों का बैंक था। 79-80 में वो मिनिमम डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट के लिए मांगा करते थे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में तो 1 रूम किचन का मकान मिल जाया करते थे लोगों को, गरीबों को, लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को। तो सिटी बैंक बहुत बड़े लोगों का बैंक था, आज भी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज भी सिटी बैंक 1 लाख रुपए का मिनिमम डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट के लिए मांगता है। हो सकता है बढ़ा दी गई हो ये रकम। मेरा अपना अकाउंट नहीं है सिटी बैंक में। मैं आज भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ही हूँ। क्यों हूँ, ये कहानी फिर कभी। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। 79 और 80 के बीच में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट रेडियस एडवर्टाइजिंग को मिला।
ये अकाउंट में रेडियस में आने से पहले एक छोटी सी एजेंसी जिसमें मैं काम किया करता था वहाँ हैंडल कर चुका था, और वहाँ मुझे अपनी पुरानी कलीग पिछली एजेंसी की दीपिका सचदेव मिली थी, जो तब तक शादी करके दीपिका जोशी हो चुकी थी। तो जब मैंने वो छोटी एजेंसी छोड़कर रेडियस ज्वाइन की तो दीपिका जोशी ने राय दी कि अगर अकाउंट भी रेडियस में आ जाए तो कंटिन्यूटी में शायद थोड़ी सी मदद रहेगी, या फिर दीपिका अच्छी दोस्त होने की वजह से मेरे ग्रोथ में मेरी मदद करना चाहती थी। याद तो बहुत आती हैं, फ़ोन नंबर खो गया है, घर मालूम है, उसके पास से गुजरता भी हूँ, बहुत कम गुजरता हूँ अब, क्योंकि पेडर रोड की तरफ जाना कम होता है। खैर, तो मैं ये कहने जा रहा था कि मेरे जो बॉस थे रेडियस में, जो एडवर्टाइजिंग, इंडियन एडवर्टाइजिंग में महागुरु का दर्जा रखते थे, मैंने भी जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा। मैं वही एक छोटी सी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब सेंट्रल बैंक का अकाउंट हमारे पास आ गया तो अब हमने सोचना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे डिपॉजिटर्स दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक को छोड़कर इस नेशनलाइज्ड बैंक की तरफ आए, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कोई भी बैंक अपनी तरफ से कोई ख़ास फ़ायदा किसी भी क्लाइंट को नहीं दे सकता था। रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे और हमें उनका पालन करना आवश्यक था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल्स के बाहर जाकर आप कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते थे। मैं मिली जुली इंग्लिश बोल रहा हूँ क्योंकि एडवर्टाइजिंग को अब भी समझने के लिए पूरी अंग्रेजी नहीं तो कम से कम इंग्लिश की ज़रूरत तो है ही है। इंग्लिश में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि और भी लोग समझ सकें। वहाँ मैंने केक कुरियन से सीखा कि जहाँ आप पर हज़ारों पाबंदियाँ हों, वहाँ भी अपने लिए रास्ता कैसे बनाया जा सकता है। ये मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। कुरियन साहब ने सेंट्रल बैंक की जितनी भी स्कीम्स थी और जितनी दूसरे बैंकों की स्कीम्स थी, उन सब के फोल्डर पैम्फलेट्स वगैरह मंगवा के बैंकों से 15 दिन तक उनको अच्छी तरह पढ़ा, अच्छी तरह समझा। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, हम एक नई स्कीम सेंट्रल बैंक के लिए
दे सकते हैं, जो फिलहाल तो उनकी एक्सक्लूसिव स्कीम होगी। बाद में दूसरे बैंक वाले से डुप्लीकेट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जहां तक पोजीशन का मामला है, जो पहले क्लेम करता है प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। तो मैंने पूछा ऐसा नया हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और एक स्कीम है उसका नाम है मनी मल्टीप्लायर्स स्कीम, जो एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। अब अगर उन दिनों बचत सेविंग्स अकाउंट्स पे इंटरेस्ट अच्छा मिला करता था, फिक्स डिपॉजिट में 5 साल में रकम दुगनी हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई 500 रुपया महीना रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में 5 साल तक डिपॉजिट करता रहे, तो उसे लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे। मैं बहुत लगभग बता रहा हूं आपको। बात करने का जो आइडिया है वो ये है कि कैसे नई चीज़ें कोई भी आपके पास चॉइस न होने के बावजूद बनाई जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक कोई 500 रुपये महीना अगर रिकरिंग डिपॉजिट में लगातार डालता रहे तो 5 साल बाद उसे लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, उन्होंने कहा यही 50,000 वो फिर उन 5 सालों के बाद मनी मल्टीप्लायर्स स्कीम में डाल दे तो और 5 साल खत्म होने पर उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। कैलकुलेशन समझ में आया कि 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम लखपति स्कीम लॉन्च करेंगे। उस जमाने में लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। आज तो करोड़पति का कोई मतलब नहीं है। उन दिनों लखपति बड़ा भारी, क्या कहते हैं उसको, एक आपके साथ जुड़ी हुई सिचुएशन थी जो बहुत इज्जत से देखी जाती थी। हमने ये स्कीम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रेजेंट की, को पसंद आई और जब स्कीम लॉन्च हुई तो वाह, खूब चली। उसके बाद दूसरे बैंकों ने भी इसी तरह की चीज़ करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं किया गया था। 500 रुपये महीना 5 साल तक आप रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करें, इसमें किसी रूल का कोई उल्लंघन नहीं है। फिर उसी 50,000 को आप अगर दूसरी स्कीम में अगले 5 साल के लिए जमा कर दें तो आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे वो जिंगल याद आया था जो मैंने उस छोटी एजेंसी में रहते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए
बनाया था, बनवाया भी था, क्योंकि म्यूज़िक तो मुझे आती नहीं देने, और भी लोग साथ रहे थे। बहुत छोटी बहर में जिंगल लिखा गया था कि बचत एक अच्छी आदत है, बचत में कितनी बरकत है, वक्त पड़े पे आए काम, बचत बड़ी नेमत है। उस जमाने में 75 के आसपास, 1975-76 के आसपास ये ज़बान काबिल कबूल थी, कोई आकर लड़ता नहीं मुझसे। अब ये जिंगल याद क्यों आया मुझे? याद इसलिए आया कि कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो आज कल परसों महीने 2 महीने बाद जब भी ठीक हो जाएगा और हम लोग फिर से पूरी तरह से काम करने लगेंगे, तब थोड़ी थोड़ी मुसीबत आएगी, रुपयों की, पैसों की। 2009 के लिबरलाइजेशन के बाद में हम लोगों ने फोकस बचत पर से हटा लिया था और एक्सपेंडिचर, खर्च करने पे फोकस बढ़ा दिया गया था। इसलिए जो बच्चे 90 की दहाई में पैदा हुए और जो आज जवान है, नौजवान भी हैं, जवान भी हैं, उन्हें आदत रही कमाकर खर्च करने की, जो बुरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाओ, जब तक आप चादर के बाहर पैर नहीं फैलाओगे तब तक आप कुएं के मेंढक बने रहोगे। लेकिन चादर से बाहर पैर फैलाते वक्त एक अंग्रेजी का मुहावरा याद रखिए कि वी मस्ट सेव फॉर अ सनी डे, सॉरी वी मस्ट सेव फॉर अ रेनी डे। यू कैन मेक है वाई सनशाइन, बट अगर बारिश हो रही हो और आप काम ना कर पाएं तो आपके पास कुछ होना चाहिए। हो सकता है इस बुरे दौर में, क्या हो सकता है इतना बुरा दौर ना हो, लेकिन चाहे जो हो, मुझे इतना पूरा पक्का यकीन है कि इस नई पीढ़ी को बचत कितनी अच्छी आदत है ये समझ आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वो पैर चादर से बाहर फैलाते के बावजूद कुछ ना कुछ बचत फॉर अ रेनी डे करेंगे। तो बस ऐसे ही गपशप करने का मन हुआ, कहीं से कहीं तार जोड़ दिए, फिर आऊँगा।